हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई जानते हैं क्या होती है? वो लोग जो हमें प्यार करते हैं, जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, दुख सुख में जो हमारे काम आते हैं। ऐसे लोगों को हमें यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। ईगो को कभी प्यार के रास्ते में मत आने दीजिए। अगर आप किसी को चाहते हैं और कोई आपके लिए बहुत जरूरी है, तो उसके लिए जमाने के सामने झुकने में या फिर उस इंसान के सामने झुकने में कोई बुराई नहीं है। प्यार को एक्सेप्ट कीजिए और एक्सप्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, नाम है निशा। चैनल किसी कहानी और किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मेरे गले के साथ थोड़ा बियर करना पड़ेगा। एक्चुअली में मौसम की वजह से गला काफी खराब हो गया है, बट आई न्यू कि आप सेकंड पार्ट का वेट कर रहे होंगे, तो मैं आज नॉवल अ प्लेस कॉल्ड होम, जिसे लिखा है प्रीति शेनॉय ने, समरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। ये नॉवल जिसे 4 पार्ट्स में बांटा गया है। ये नॉवल जो कहानी है अलका की। अलका जिसकी माँ सीमा दिल्ली में मिसेस शेट्टी के यहाँ मेड सर्वेंट थी। अलका को ये लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो कुछ बड़ा करना चाहती थी। अपनी माँ से हमेशा कहती थी, एक दिन तुझे इस दलदल से निकालूंगी, एक बहुत अच्छी जिंदगी दूंगी। अलका पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी, इसलिए मिसेस शेट्टी ने उसे अपनी ही बेटी के स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के कोटा में उसे बिना फीस के स्कूल में एडमिशन मिल गया था, बट मिसेस शेट्टी ने ये बताया नहीं था और हमेशा कहती रहती थी कि मैं इतनी बड़ी फीस देती हूँ तुम्हारी बेटी के लिए, और सीमा उनके एहसानों के तले दबती जा रही थी। 12th में अच्छे मार्क्स आए थे, अलका को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, पढ़ाई स्पॉन्सर हो रही थी। सीमा उनके एहसानों के तले दबी थी और अलका उनके लिए नफरत पालती जा रही थी। अलका को पता चल चुका था कि कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई मिसेस शेट्टी खर्चा नहीं कर रही, बट अपॉर्चुनिटीज दे रही है। इसके लिए सीमा उनकी बहुत शुक्रगुजार थी। खैर, दिल्ली में ग्रेजुएशन करने के बाद उसे बैंगलोर भेज दिया गया था मैनेजमेंट करने के लिए। वहां जाकर उसकी लाइफ काफी बदल गई थी। अलका जानती थी सिर्फ 2 साल के बाद वो अपनी माँ को भी यहाँ बुला लेगी, बट उसकी माँ का अचानक से हार्ट अटैक से देहांत हो गया। अलका की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। अब वो वापस उस जिंदगी में नहीं जाएगी। उसे उन लोगों से कोई मतलब नहीं, कभी दिल्ली नहीं जाएगी, उसने सोच लिया था। यहाँ पर ही उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी मानसी। उसका बॉयफ्रेंड था क्रिश। अलका उसे पसंद करने लगी थी। दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होना शुरू हो चुका था। मानसी एक बहुत अच्छी लड़की थी, दोनों उसे धोखा नहीं देना चाहते थे। खैर, एक पॉइंट पर कृष्ण डिसाइड कर लिया था कि वो मानसी को बता देगा, बट तब एक और न्यूज मिल गई थी, मानसी प्रेग्नेंट है। ये थे पहले के 2 पार्ट्स। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। द होम कमिंग 2005। सुबू ने डिसाइड किया था कि वो अपनी माँ की डेथ की 1st एनिवर्सरी पर एक बहुत बड़ा मेमोरियल करेगा मिंटो क्लब में। हालांकि अलका ये नहीं चाहती थी। अलका ने सुबू से कहा भी था, माँ को इतनी बड़ी गैदरिंग शायद ना पसंद होती। सुबू ने कहा, मेरी माँ को मैं ज्यादा जानता हूँ या तुम? खैर, इसके बाद बहस करने का कोई पॉइंट ही नहीं था, क्योंकि सुब्बू अलका की बात कहाँ मानेगा। अलका और सुब्बू की शादी को 8 साल हो चुके थे। दोनों की 2 बेटियां थी, निशा और ट्यूलिका। इधर अलका को मानसी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था। उधर सुब्बू की माँ आनंदी का फोन आया था। वो चाहती थी कि अलका सुब्बू से शादी कर ले। आनंदी ने सुब्बू के लिए अलका को चुना था, क्योंकि अलका बहुत समझदार लग रही थी, साथ साथ वो एक बहुत अच्छे घराने की लड़की थी। उसने झूठ बोला था कि उसकी माँ एक बहुत बड़े सर्कल का हिस्सा थी, उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बट दोनों का देहांत हो गया। अलका की रिश्तेदारों से आनंदी मिलना चाहती थी। तब अलका ने कहा था कि रिश्तेदारों के साथ कांटेक्ट नहीं है, जो हूँ मैं ही हूँ। आनंदी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। अलका क्रिश की जिंदगी से दूर जाना चाहती थी। उसने क्रिश से ना कुछ पूछा, ना उसे कुछ कहा, ना कुछ डिस्कशन हुई, बस जाके आनंदी को हाँ कह दिया। अलका समझ गई थी कि उसे अब क्रिश से दूर तो जाना ही होगा। खैर, क्रिश के भाई से शादी करने के बाद क्रिश से कितना दूर रह पाएगी, ये भी वो नहीं जानती थी। इधर मानसी और क्रिश की शादी तो बैंगलोर में ही हो गई थी। एक बहुत ही छोटा सा अफेयर था, कोर्ट में शादी हुई थी। मानसी की तबीयत ठीक नहीं थी। इन दोनों ने सुब्बू और अलका की शादी भी अटेंड नहीं की थी, जो एक बहुत बड़ा इवेंट था। मानसी ने तो फोन करके सॉरी कहा था। क्रिश शायद आना ही ना चाहता हो, सुब्बू और अलका को एक बंधन में बंधते हुए नहीं देखना चाहता हो, इसलिए वो नहीं आया था। खैर, उसके बाद क्रिश के साथ अलका की कोई बातचीत नहीं हुई थी। शुरू में मानसी के साथ बात हुई थी, कभी कभी फोन होता था, कभी कभी चिट्ठी भी लिखती थी, बट मानसी अपने काम में बिजी रहती थी, ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी, तो ये बातचीत धीरे धीरे बंद हो गई थी। जो पता चलता था आनंदी के थ्रू ही पता चलता था। घर तो क्रिश का भी था और यहाँ पर क्रिश की बहुत सारी यादें भी थी। ना भी चाहे
वो कृष को भुला नहीं सकती थी, पर उसने इस नई जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया था, सुब्बू को अपना पति मान लिया था और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को वो तैयार थी। शादी के बाद ये दोनों सिलीगुड़ी गए थे। वहां से आने के बाद अलका की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि कृष और सुब्बू में भी जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ कृष जो बहुत खुले विचारों का था, लड़के और लड़कियों को बराबर समझता था, वहीं सुब्बू, उसकी सोच बहुत छोटी थी। उसका कहना था कि लड़कियों को सिर्फ घर संभालना चाहिए, रसोई संभालनी चाहिए, बाहर का काम वो नहीं कर सकती हैं। अलका को कहीं बाहर जाकर काम करना तो अलाउड था ही नहीं, वो उसे कॉफी एस्टेट में भी काम नहीं करने देता था। शुरू शुरू में अलका ने बहुत जिद भी की थी, पर इसमें तो आनंदी ने भी सुब्बू का ही साथ दिया था। उसने कहा था, जब तुम्हारे अप्पा का देहांत हुआ सुब्बू सिर्फ 14 साल का था, फिर भी मैंने सारी जिम्मेवारी उसी पर डाल दी थी, खुद कुछ करने की कोशिश की ही नहीं थी। तुम भी छोड़ दो, नहीं कर पाओगी। अलका चुप हो गई थी। सुब्बू ने अलका से कहा था, रसोई संभालो, घर संभालो। अलका के लिए बहुत शॉकिंग था, पर ये डिसीजन उसने खुद लिया है तो अब उसे ये डिसीजन एक्सेप्ट करना ही होगा। खैर, आनंदी और उसके बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था। आनंदी ने उसे माँ सा प्यार दिया था। बहुत खुश थी अलका आनंदी को पाकर। जल्दी ही अलका प्रेग्नेंट हो गई थी। उधर मानसी ने बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम सन्नल रखा गया था। इधर अलका ने जन्म दिया निशा को। सुब्बू ये देखकर बहुत उदास हो गया था। उसे लड़का चाहिए था, एस्टेट का मालिक चाहिए था। अलका की प्रेगनेंसी के बाद वो बहुत खुश था। उम्मीद थी कि उसके घर लड़का जन्मेगा। उसने अलका से कहा था, जल्दी ही एक और बच्चा कर लो। लड़का जो चाहिए था। माँ ने भी कहा था कि ठीक है, 2 बच्चे हो जाएंगे एक साथ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पाल देंगे हम बच्चों को, जल्दी ही तुम फ्री भी हो जाओगी। अलका की अगले ही साल दूसरी बेटी हो गई थी, ट्यूलिका। अब सुब्बू और अलका का रिश्ता बहुत बदल गया था। सुब्बू बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था अलका से। हालांकि आनंदी ने ऐसा कभी नहीं किया था। वो दोनों बेटियों को बहुत प्यार करती थी, अलका की हर चीज में मदद करती थी। अलका की जिंदगी बहुत अच्छी नहीं थी। सुब्बू से एक हस्बैंड जैसी उम्मीदें वो नहीं कर सकती थी। वो प्यार नहीं देता था। जो खुशी उसे कृष्ण ने दी थी, वो सुब्बू उसे कभी नहीं दे सकता था, क्योंकि उसकी सोच कृष्ण से बहुत ज्यादा अलग थी। अब यहाँ पर रहते हुए उसे 8 साल हो चुके हैं। पिछले साल एक एक्सीडेंट में आनंदी की मौत हो गई। ये अलका के लिए बहुत शॉकिंग था। एक माँ तब छोड़कर चली गई जब वो कॉलेज में थी। बहुत सारे सपने देखे थे उस माँ को खुशियां देने के लिए, नहीं दे पाई। और दूसरी माँ अलका, जिसे भी प्यार देती है, क्या वो उसे छोड़कर चला जाता है? अलका बहुत दुखी थी, पूरा टाइम रोती रहती थी, पर सुब्बू कभी आगे बढ़कर उसके आंसू भी नहीं पोंछता था। उसने अपने आप को काम में झोंक लिया था। अलका का दुख वो नहीं बांटता था। आनंदी की डेथ एनिवर्सरी पर जो मेमोरियल किया जा रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। कृष अभी तक एक बार भी यहाँ नहीं आया था। जब माँ का देहांत हुआ तब वो पेरिस में था। आना तो चाहता था, पर सुब्बू ने मना कर दिया था। कहा था कि जब तक तुम पहुंचोगे क्रिमेशन हो चुका होगा, कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद भी तो आ ही सकता था, पर शायद वो अलका को अवॉइड करना चाहता हो। आज कृष का मैसेज सुब्बू के फोन पर आया था, कल सुबह वो यहाँ आएगा। ये बताकर सुब्बू तो सो गया था, पर अलका पूरी रात करवटें बदल रही थी। कैसे वो कृष को फेस करेगी, क्या बात करेगी, क्या बात नहीं करेगी। उधर अगर कृष की बात करें तो मानसी के प्रेग्नेंट होने की वजह से, अलका के चले जाने की वजह से वो बहुत दुखी था, पर उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उसने मानसी से शादी कर ली थी। हालांकि वो रहना सिर्फ और सिर्फ अलका के साथ ही चाहता था। अब वो मजबूर हो चुका था। अगर अलका ये हेस्टिली डिसीजन ना लेती तो वो कुछ तो करता, मानसी को समझाता, मनाता, कुछ तो करता, पर अलका ने उसे मौका ही नहीं दिया था। जब इन दोनों का बेटा हुआ तो जिंदगी बिल्कुल बदल गई, क्योंकि इनका बेटा, जो कि एक ऑटिस्टिक चाइल्ड था, जिसका दिमाग तो बहुत तेज था पर उसका बिहेवियर बहुत मुश्किल था इन लोगों के लिए समझना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही थी। मानसी ने नौकरी भी छोड़ दी थी, बस वो पूरा टाइम सनल के साथ लगी रहती थी। उसे पालने में उसने अपनी जिंदगी पूरी झोंक दी थी। उसने कृष को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया था। कृष इन दोनों की लाइफ में फिट होने की बहुत कोशिश करता था। शुरू में वो सेशंस पर भी जाता था, मानसी की पूरी हेल्प भी करता था, बट वो नहीं कर पाता था। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था। सनल की हरकतें उसे कभी कभी बहुत इरिटेट कर देती थी, और उसकी इस इरिटेशन से सनल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। मानसी और कृष की लड़ाई हो जाती थी। मानसी कहती थी कि सिर्फ मेरी प्रेगनेंसी की वजह से तुमने मुझसे शादी की है, वरना तुम मुझसे शादी ना करते। वो कहती थी अभी भी चाहो तो डिवोर्स ले लो, मैं अपने बेटे के साथ खुशी से रह लूंगी। दोनों की बहुत लड़ाई होती।
कृष्ण ने अपने आप को काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया। वो पूरा दिन काम करता रहता। मानसी जब कभी कंप्लेंट करती तो वो कहता कि अगर पैसे नहीं कमाऊंगा तो सनल का इलाज कैसे होगा। वो कहती कि तुम काम इसलिए करते हो ताकि हम दोनों से दूर रह सको। कृष्ण मानसी को भी समझाता था। सनल के लिए फुल टाइम मेड रखी हुई थी। कहता था कभी कभी सनल को उसके पास छोड़ो, तुम बाहर जाओ, शॉपिंग करो, हम दोनों कहीं घूमने चलें, कुछ लाइफ को ब्रेक दो, तुम्हें कुछ चेंज चाहिए लाइफ में। पर मानसी नहीं मानती थी। कहती थी मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है, उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है। वो मानसी अब पहले वाली मानसी नहीं थी, बिल्कुल बदल चुकी थी। ना हंसती थी, ना मुस्कुराती थी, कुछ नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए मेहनत करती रहती थी। उसकी लाइफ का एम ही ये बन गया था कि उसे अपने बेटे को ठीक करना है। क्रिश इस सबसे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। जिंदगी की सारी खुशियां खत्म हो चुकी थी। माँ की जब डेथ हुई तो वो पेरिस में था, जाना भी चाहता था, बट भाई ने भी मना किया था, बॉस ने भी समझाया था कि कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद सोचा तो कैसे फेस करूंगा अलका को, कैसे बताऊंगा कि अभी भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ। ये सोचकर कृष्ण नहीं गया था। बट कल रात को जो मानसी और उसकी लड़ाई हुई तब उसने डिसाइड किया था कि वो जाएगा, कम से कम अपनी माँ का ये मेमोरियल तो अटेंड करेगा। उसने मानसी को भी कहा था चलने के लिए, पर उसने मना किया था। सनल के बिना वो जाएगी नहीं और सनल को इतनी दूर लेकर जाना बहुत मुश्किल होगा। अलका से मिलने के लिए वो एक्साइटेड था। अलका की जिंदगी में क्या हो रहा है पहले तो आनंदी के थ्रू पता चलता ही रहता था। आनंदी कभी कभी यहाँ पर आकर इन लोगों के साथ रहती भी थी और इन लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है जाकर अलका को बताती भी थी। अलका को भी बहुत दुख होता था, बट पिछले 1 साल से तो ये भी कनेक्शन टूट गया था। कल वो अलका से मिलेगा। अलका जब सुबह उठी तो वो एक्साइटेड भी थी, कंफ्यूज्ड भी थी। आज मेमोरियल में जाना था, इसलिए वो येलो कलर की कांजीवरम साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। दोनों बेटियों को भी उठा दिया था और कहा था आज घर में मेहमान आने वाले हैं, तुम्हारे चकापा आने वाले हैं। वो दोनों लड़कियां भी बहुत खुश हुई थी। जब बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई, हॉर्न की आवाज आई, तो अलका की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। सुब्बू भागकर दरवाजे पर पहुंचा था। क्रिश को बहुत जोर से हग कर लिया था। इन 8 सालों में सुब्बू एक बार क्रिश से मिला था। वो बैंगलोर उसके घर रहने गया था, पर 2 दिन में ही भाग आया था। सुब्बू को ये शहर की जिंदगी नहीं पसंद। क्रिश को दूर से ही अलका देख रही थी। अलका को देखकर उसकी जैसे सांसें रुक गई थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी, पहले से भी ज्यादा। उसने दूर से ही अलका को देखकर हाथ हिलाया था। अलका ने भी स्माइल पास की थी। अंदर आ गए थे, सबने एक साथ ब्रेकफास्ट किया था। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, पर तब सुब्बू ने कहा कि मुझे जाना होगा, अरेंजमेंट्स देखने हैं, तुम दोनों आधे घंटे बाद आ जाना। बच्चियों को कृष्ण ने गिफ्ट दिया था, गेम था वो, बच्चियां उसमें बिजी हो गई थी। अब ये दोनों बिल्कुल अकेले हो गए थे। दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। कॉफी मंगवा ली थी। कॉफी पीते पीते चुपचाप बैठे थे। तब कृष्ण ने कहा था, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, कम से कम मुझसे बात तो करती। अलका ने कहा, अब इन सब बातों का क्या मतलब क्रिश, क्या तुम अभी भी वो बातें याद करते हो? हाँ तो क्यों ना करूं, कृष्ण ने कहा। मैं आज भी तुम्हें प्यार करता हूँ, आज भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। क्रिश को शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अलका बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ी थी, उसकी जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। क्या क्रिश अपने मन की बात अपने मन में नहीं रख सकता था? खैर ये लोग मेमोरियल में चले गए थे। बहुत सारी गैदरिंग थी। अलका सुबह के साथ बहुत सारे ऐसे डिनर्स होस्ट कर चुकी थी। उसे लोगों को सर्व करना, उनकी आओ भगत करना बहुत पसंद था। बट आज यहाँ पर एक जाना पहचाना चेहरा भी अलका को दिखा था। उसकी दिल्ली वाले कॉलेज की एक प्रोफेसर। वो अलका के पास आई थी, पूछा था, क्या तुम पहले दिल्ली में पढ़ती थी? अलका ने फटाफट से कह दिया था, नहीं, मैं तो बैंगलोर से बाहर आज तक कभी गई नहीं। अच्छा, तुम्हारा चेहरा तो मेरी दिल्ली के एक स्टूडेंट से बहुत मिलता है। अलका ने कहा था, आपको गलत फहमी होगी, मैं तो हमेशा से यहीं पली बड़ी हूँ। वो अलका से तो दूर चली गई थी, पर थोड़ी देर बाद अलका ने उन्हें सुबह से बात करते हुए देखा था। गेट से बाहर निकली तो अलका ने चैन की सांस ली थी। मेमोरियल खत्म होने के बाद ये लोग घर वापस आ गए थे। क्रिश से सुबह ने पूछा था, कुछ दिन और रहोगे ना? क्यों भैया, आप मुझसे क्या अभी से परेशान हो गए हैं? क्रिश ने कहा था। सुबह ने कहा था, नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर मेरा भाई थोड़े दिन मेरे साथ ही रहे। क्रिश ने कहा था, हाँ, थोड़े दिन यहीं रहूंगा।
जब सब लोग एक साथ हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब ये दोनों अकेले हो जाते हैं तो अलका के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। आज कृष और अलका बाहर वॉक करने चले गए थे कॉफी प्लांटेशन में। एक बार फिर कृष ने अपनी फीलिंग्स अलका के सामने इजहार की थी। अलका बहुत अपसेट हो गई थी। उसने कृष से कहा था, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ, क्या तुम घर वापस चले जाओगे? कृष ने कहा, हाँ चला जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। अलका थोड़ी देर वहीं बैठ गई थी, अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। क्यों लिया उसने वो डिसीजन? आज उसकी जिंदगी क्या हो चुकी है, कृष के साथ होती तो उसकी जिंदगी कैसी होती। पर अब इन सब बातों का कोई मतलब है ही नहीं ना। उसे यहीं रहना है, सुब्बू के साथ रहना है। सुब्बू जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करना है। वो जब वापस की तरफ चली तब उसने दूर से सुब्बू को देखा था। आज सुब्बू इतनी जल्दी वापस आ गया, वो तो इतनी जल्दी कभी वापस नहीं आता। उसके चेहरे पर गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। क्या सुब्बू को कृष ने कुछ बताया होगा? अलका सोचने लगी, पर ये तो नहीं हो सकता, कृष कभी भी नहीं बताएगा। तो क्या सुब्बू को उसका वो दूसरा सीक्रेट पता चल गया? जब अलका घर पहुंची थी तब सुब्बू ने कहा था, कमरे में चलो, तुमसे अलग से बात करनी है। सुब्बू उस समय बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। कुछ देर तक तो वो यूं ही कमरे में घूमता रहा। अलका उसे देखती रही, डरती रही। आखिरकार उसने पूछ लिया, क्या हुआ है? सुब्बू ने उसे देखा, बहुत गुस्से में कहा कि तुम एक धोखेबाज हो, मक्कार हो, तुमने हमें धोखा दिया है। अलका ने पूछा, धोखा? और मैंने? ये सुनकर तो सुब्बू के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने कहा कि अब इतनी मासूम बन रही हो, इतना बड़ा धोखा तुमने सिर्फ मुझे नहीं मेरी माँ को भी दिया है। तुमने झूठ बोला है, तुम एक गंदी नाली का कीड़ा हो। हमें कह दिया कि मैं एक अच्छे घराने की लड़की हूँ। इतना झूठ, इतना धोखा। मुझे तो अपने आप से घृणा हो रही है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ रहता रहा। तुम जिसका बाप एक चोर है, शराबी है, अभी तक वो जेल में सड़ रहा था। तुम्हारी माँ एक नौकरानी की बेटी के साथ मैंने रिश्ता बनाया। छी, मुझे शर्म आ रही है अपने ऊपर। ये कहकर सुब्बू अलका की तरफ बढ़ा और उसे खींच के थप्पड़ मार दिया। एक बार तो जैसे अलका की आंखों के सामने अंधेरा आ गया था, पर फिर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सामने पड़ा फूलदान उठा लिया और सुब्बू के सर पर मारने लगी थी। तभी वहां कृष आ गया। उसने अलका को रोका। सुब्बू ने कहा, देखा, दिखा दी ना इसने अपनी औकात। यही औकात है उसकी, यही तो देखकर वो बड़ी हुई है। मार पीट, लड़ाई झगड़ा, 1 मिनट नहीं सोचा इसने, मुझे मारने के लिए आ गई। कृष दोनों को चुप करा रहा था। रेफरी बन चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये लड़ाई है क्या। उसे दुख हो रहा था अलका को देखकर, जिसका चेहरा लाल हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सुब्बू कमरे से बाहर चला गया। उसने अलका को कहा, चलो तुम्हें बर्फ देता हूँ। अलका को बर्फ दी रुमाल में डालकर और उसे कहा कि चेहरे पर लगा लो। अलका से पूछा, क्या हुआ, बताना चाहती हो क्या? अलका ने सर हिला दिया। इस समय वो इतने गुस्से में थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सुब्बू जब नीचे आया तब कृष ने सुब्बू से पूछा, आखिर हुआ क्या है? सुब्बू ने कहा, इसने हमें झूठ बोला है, ये गंदी नाली का कीड़ा है। जानते हो, इसकी माँ एक नौकरानी थी और बाप चोर, शराबी। कृष ने कहा, भैया आपको गलतफहमी हो रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। गलतफहमी कुछ नहीं है, ये सब सच है। मुझे खुद मिसेस शेट्टी का कॉल आया था, जिन्होंने मुझे सारी बातें बताई हैं। ये सुनकर अलका हैरान हुई थी। कौन मिसेस शेट्टी? कृष ने कहा, जिनके यहाँ इसकी माँ नौकरानी थी, जिन्होंने इसकी सारी पढ़ाई लिखाई करवाई, जहाँ से ये भागकर यहाँ आ गई और हमें झूठ बोला, झूठ बोलकर मुझसे शादी की। कृष सुब्बू को भी समझाना चाहता था कि जो हुआ सो हुआ। 10 सालों से अलका यहाँ रह रही है, उसके बच्चे पाल रही है, घर संभाल रही है। अब इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? पर सुब्बू को फर्क पड़ता था। वो गुस्से में घर के बाहर चला गया था। कृष बार बार कॉल भी कर रहा था, सुब्बू कॉल नहीं उठा रहा था, जिस पर अलका ने कहा था, ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है, अपने आप आ जाएगा, आज नहीं आएगा तो कल आ जाएगा। कृष ने कहा, क्यों, पहले भी सुब्बू ने तुम पर हाथ उठाया था? अलका ने कहा, हाँ। ये सुनकर कृष बहुत हैरान हो गया था। और तब कैसे ठीक हुआ? तब तो तुम्हारी माँ आनंदी ने माफी मांगी थी। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। बहुत बार होता है, सुब्बू नाराज होता है, लड़ाई होती है और घर से चला जाता है, अगले दिन वापस आता है। अलका को बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि सुब्बू का किसी के साथ अफेयर है। आनंदी से भी पूछा था, सुब्बू से भी पूछा था, उन्होंने इनकार किया था, कहा था लोग तो बातें बनाते ही हैं। खैर, अलका को कभी कोई ऐसा सुराग तो नहीं मिला था। सुब्बू ने अलका से कह दिया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ,
वापस आऊं तब तक ये घर छोड़कर चली जाना, तुम्हें इस घर में मैं नहीं देखना चाहता। क्रिश ने अलका को समझाया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो गलती तो तुम्हारी भी है, आखिर तुमने एक रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी। तुम अगर उस समय सब कुछ सच सच बता देती तो सुब्बू और आनंदी खुद देखते ना कि तुमसे शादी करनी है या नहीं, घर की बहू बनाना है या नहीं। तुम्हें इस तरह झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था। ये सुनकर अलका को और भी गुस्सा आया था। उसने कहा था तुम सब एक जैसे हो। वो कमरे में चली गई थी, बहुत रो रही थी। आज एक बार फिर उसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील हो रहा था। तब क्रिश ने दरवाजा खटकाया, उसे बनाया, उसे कहा कि बच्चे आने वाले हैं, अपना चेहरा थोड़ा ठीक कर लो। अलका ने मुंह धो लिया, थोड़ा अपने आप को ठीक कर लिया था ताकि बच्चों को कुछ ना पता चले। क्रिश की बातें कहीं ना कहीं ठीक तो थी। अलका ने झूठ तो बोला था, पर उसने इतना सब कुछ किया सुब्बू के लिए, आनंदी के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके परिवार के लिए। क्या वो सब मैटर नहीं करता? सिर्फ और सिर्फ उसका बैकग्राउंड मैटर करता है। वो किस परिवार से आती है, सिर्फ इसी से फर्क पड़ता है। उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, वो कितनी अच्छी इंसान है, वो कितनी हम्बल है, कितना उसने सुब्बू के घर का ध्यान रखा, वो सब कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमारा बैकग्राउंड ही इंपॉर्टेंट होता है क्या? अलका इस बात को नहीं मानता तो क्रिश भी नहीं है। उसे लगता है कि अब सुब्बू को अलका को माफ कर देना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। क्रिश का सोचना है कि शायद उसकी माँ होती तो ये प्रॉब्लम ना आती, वो अलका को माफ कर देती। पूरी रात इंतजार करने के बाद अगले दिन सुब्बू लौटा था। तब क्रिश ने कहा था कहाँ चले गए थे आप? मैंने कितने आपको कॉल्स किए। आप अब भी गुस्सा छोड़ दीजिए ना भैया, जो हुआ सो हुआ, आप अलका को माफ कर दीजिए। सुब्बू तो अभी भी गुस्से में था और क्रिश को कह दिया था मेरा परिवार है, मैं खुद देखूंगा क्या करना है क्या नहीं, तुम अपना काम करो। ये बोलते ही सुब्बू को रियलाइज हुआ था कि उसने गलत कहा, पर क्रिश को बहुत बुरा लग गया था। उसने कहा था ठीक है भैया, अब मैं नहीं बोलूंगा। तब सुब्बू ने रोका था और कहा था कि भाई मैं गुस्से में हूँ, गुस्से में बोल दिया है, पर अब मैं उस औरत का चेहरा नहीं देखना चाहता। क्रिश उस दिन अकेला ही कॉफी प्लांटेशन में घूमने निकल गया था। सोच रहा था अपनी जिंदगी के बारे में, कैसे होते हैं ना ये रिश्ते, कितने अजीब। उसका और मानसी का रिश्ता। मानसी उससे कभी बहुत प्यार करती थी, पर आज अगर देखे तो वो सिर्फ सनल को प्यार करती है, क्रिश को प्यार नहीं करती। क्रिश तो जैसे उन लोगों की जिंदगी में फिट ही नहीं होता। क्रिश ने बहुत बार सोचा है कि उसे मानसी से अलग हो जाना चाहिए। अब उसे लगता है शायद यही सही डिसीजन है, उसे मानसी से अलग होना ही होगा। वो कितना अकेला है, कितना सूनापन है उसकी जिंदगी में। मानसी के साथ रहकर उसे कोई खुशियां नहीं मिल रही और शायद अलग होने पर मानसी की जिंदगी भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। क्रिश ने तय कर लिया था वो जल्दी ही मानसी से अलग हो जाएगा। वापस लौट कर आया था और सुब्बू को कहा था कि मैं कल सुबह ही जा रहा हूँ। सुब्बू ने उसे रोका था, कहा था कि मुझसे नाराज होकर जा रहे हो। क्रिश ने कहा था नहीं, कुछ जरूरी काम याद आ गया है। उसने जब अलका को बताया कि मैं कल जा रहा हूँ, तब अलका ने भी कहा था मुझसे नाराज होकर जा रहे हो। क्रिश ने कहा सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नाराज हूँ, पर मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलका थोड़ा सब्र करना। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? अलका ने कहा नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। एक मोबाइल ले लो, हो सके तो हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, और ट्रस्ट मी थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लेना। पार्ट 4, अ प्लेस कॉल्ड होम। क्रिश के जाने के बाद अलका ने बहुत कोशिश की। वो घर का सारा काम करती, बच्चियों का ध्यान रखती, जो पहले करती थी सब कुछ करती, टाइम पे सुब्बू का खाना देती, पर सुब्बू देर से आता था, शराब में डूब जाता था, अलका से बिल्कुल बात ही नहीं करता था, उसकी तरह देखता भी नहीं था। अलका ने बहुत बार सोचा कि क्रिश को फोन करे, उसे क्रिश की बहुत याद आ रही थी, पर अगर वो क्रिश को फोन करती है, सुब्बू को पता चलता है तो पहले ही उसकी जिंदगी बहुत उलझ गई है और उलझाना वो नहीं चाहती। दूसरा, वो क्रिश की जिंदगी में भी दखल अंदाजी नहीं करना चाहती। वो अपनी जिंदगी की मुश्किलें खुद सुधारेगी। 3 हफ्ते गुजर गए थे। अलका सुब्बू के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा कि बहुत हो गया सुब्बू, अब तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी। सुब्बू ने कहा मैंने भी तो तुम्हें 3 हफ्ते पहले कहा था घर छोड़कर चली जाओ, तुम्हें कहा मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अलका ने कहा मैंने तुम्हारे पूरे परिवार का कितना ध्यान रखा, मैंने सब कुछ तो किया तुम्हारे लिए सुब्बू, उसके बाद भी मुझे ये मिलेगा। सुब्बू ने कहा तुम एक लीच हो, लीच, और एक लीच के साथ मैं और जिंदगी नहीं बिता सकता।
ये शब्द तो जैसे उसकी कानों में लगातार गूंज ही रहे थे। वो कमरे में चली गई, बहुत रोई। लीच, खून पीने वाली लीच, क्या यही जगह है अलका की इस घर में? अलका ने तय कर लिया था, अब वो ये घर छोड़कर जाएगी, कुछ समय के लिए तो जरूर जाएगी। बच्चियों को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए अगले दिन सुबह उसने बच्चियों को समझाया था कि मम्मी छुट्टी पर जा रही है। निशा बड़ी है, समझ भी गई थी, पर ट्यूलिका वो समझना ही नहीं चाहती थी। जिस पर निशा ने उसे समझाया था, हमारी भी तो सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, ऐसे ही मम्मी की भी छुट्टी है, मम्मी को जाने दो, उन्हें अच्छा लगेगा। अलका सुबह के जाने के बाद निकली थी। मेड को कह दिया था अगर सुबह पूछे तो कह देना कुछ दिनों में लौट आएगी। अलका कार में भी जा सकती थी, पर उसने ड्राइवर नहीं बुलाया था, बस में गई थी। बैंगलोर जाते हुए रास्ते में सोच रही थी क्या करना चाहिए। तब उसे उस बस में एक और लेडी मिली थी जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। लेडी तो काफी ओल्ड थी। अलका ने उससे बात की तो पता चला कि उस लेडी का एक बेटा और बहू थे जिनका देहांत हो गया था। तो छोटे छोटे बच्चे अब उस औरत को संभालने थे। वो बैंगलोर जा रही है, वहाँ किसी लेडी ने प्रॉमिस किया है कि वो उसे नौकरी देगी। अपने घर में एक छोटा सा कमरा जिसमें अटैच टॉयलेट बाथ है। हाँ, कुछ शर्तें माननी होंगी। बच्चे कंपाउंड में नहीं खेल सकते, कमरे के बाहर नहीं दिख सकते, उन्हें बहुत अच्छे से बिहेव करना होगा। उस औरत ने कहा था इन बच्चों को जिंदगी अच्छी देनी है तो मुझे सब करना ही होगा। अलका की आंखों में आंसू आ गए थे। अपनी पूरी जिंदगी याद आ रही थी। याद आ रहा था कैसे मिसेस शेट्टी उसे कमरे से बाहर नहीं आने देती थी, पार्क में खेलने नहीं देती थी, उसे सिर्फ घर का काम करना होता था। उसने सोच लिया था कि अब मुझे अपने पास से तो बाहर निकलना होगा, मुझे दिल्ली जाना होगा, मिसेस शेट्टी को बताना होगा कि मैं उनसे नफरत करती हूँ। बैंगलोर पहुंचकर अलका ने ट्रेन ली, दिल्ली आ गई। सब कुछ कितना बदला हुआ था। ऑटो रिक्शा में बैठ गई थी। एड्रेस तो दे दिया था मिसेस शेट्टी का। पूछा था क्या ये वही लोकेलिटी है? ऑटो ड्राइवर ने पूछा था आप पहली बार आई हैं क्या? तब अलका ने कहा था बहुत समय पहले आई थी। वो मिसेस शेट्टी के घर के बाहर पहुंच गई थी। दिल की धड़कनें थोड़ी बड़ी थी। उसने बेल बजाई थी। दरवाजा एक छोटी सी लड़की ने खोला था। अलका सोफे पर जाकर बैठ गई थी। वो सोफा जिसे हमेशा उसने साफ किया है, जिस पर बैठने का उसे कोई हक नहीं था। वो लड़की ट्रे में कांच के ग्लास में पानी लेकर आई थी अलका के लिए। जैसे अलका को सिखाया था वैसा ही अब इस लड़की को भी ट्रेन कर रही हैं। अलका ने पूछा था तुम कौन से स्कूल में हो? पता चला था कि वो अलका के ही स्कूल में पढ़ती है। एक और सोशल सर्विस प्रोजेक्ट। तब मिसेस शेट्टी आई। ओह, तो तुम इनर सर्कल से आई हो ना, पर तुम तो सैटरडे को आने वाली थी, आज ही आ गई। मैं इनर सर्कल से नहीं आई मैम, आपने मुझे पहचाना नहीं? मिसेस शेट्टी अलका की तरफ देखती रही। जाना पहचाना चेहरा तो लग रहा है। मैं अलका हूँ मैम, अलका। भूल गई आप मुझे? अलका का नाम सुनते ही मिसेस शेट्टी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा तुम्हें सोफे पर कैसे बैठ गई? हाँ, और मैंने आपके गेस्ट के ग्लास में भी पानी पी लिया है, सर्वेंट्स के नहीं। मिसेस शेट्टी गुस्से में आ गई थी। अलका को घर से बाहर जाने के लिए कह रही थी। तभी वहाँ पर उनकी बेटी तन्वी भी आ गई। उसने पूछा माँ क्या हुआ? तब मिसेस शेट्टी ने कहा कि इस लड़की को घर से बाहर निकालो। तन्वी भी अलका की तरफ देखती रही। उसने भी पहले उसे पहचाना नहीं। मिसेस शेट्टी ने बताया कि ये अलका है। तब अलका जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने कहा कि मेरी माँ ने आप लोगों की कितनी सेवा की, आपकी उल्टियां तक धोई, और आपने मुझे एक स्कूल भेजा, बस उसका एहसान हम जिंदगी भर मानते रहे। कब तक मैं ये एहसान मानूं? क्यों नहीं आप लोग मेरी जिंदगी से निकल जाते? कितनी बेइज्जती करवा चुकी हूँ मैं आप लोगों से, अब और क्यों आपने मेरे पति को फोन किया? क्यों आपने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाया? वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। मिसेस शेट्टी को उसने कहा कि आप लोग मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना रहे हैं? मेरी माँ ने आपके लिए सब कुछ तो किया, उसके बाद भी आप क्या चाहते हैं मुझसे? क्यों नहीं मेरी जिंदगी से दूर रहते? चीख चिल्लाकर रोते हुए अलका वहां से बाहर आ गई थी। उसे एक और जगह जाना है, किसी और से भी मिलना है। याद है आपको अलका की माँ सीमा की दोस्त रेणुका? हाँ, अलका उनसे मिलने गई थी। अलका उसी झोपड़पट्टी में पहुंच गई थी। वहां भी चीजें बहुत बदली हुई थी। पता नहीं रेणुका अभी भी यहाँ रहती होगी या नहीं। जहाँ पर रेणुका का घर था वहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट बन गया था। बहुत ही प्यारा कोजी सा रेस्टोरेंट। खाने की खुशबू से अलका को भूख लगाई थी। अलका रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गई थी। तभी वेटर आया था। उसने कहा मैडम आपके लिए क्या लेकर आऊं? यहाँ का मटर पनीर दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। मनीष? जी हाँ मैडम, मेरा नाम मनीष है,
उस वेटर ने कहा। पहचाना नहीं मुझे? मनीष ने अलका को नहीं पहचाना था। जब मैं छोटी थी तो मैं तुम्हारे घर आई थी, तुम मेरे लिए समोसे और कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे। मैं तुम्हारी माँ रेणुका की दोस्त सीमा की बेटी हूँ। ओ, सीमा आंटी की बेटी अलका, आइए आइए, अब अंदर आइए। मनीष ने बहुत अच्छे से अलका को ग्रीट किया था। अलका को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर ले गया था और आवाज लगाई थी, माँ देखो कौन आया है। रेणुका ने पूछा कौन है, तब मनीष ने बताया अलका। अलका का नाम सुनते ही रेणुका दौड़ी चली आई। उसने अलका को अपनी बाहों में भर लिया। वो रोने लगी। कहा, कितने सालों तुम्हारा इंतजार किया, इतना समय क्यों लगा दिया तुमने यहाँ आने में। इतना वार्म वेलकम पाकर अलका की आंखें भी भर आई थी। ये दोनों वहाँ वरांडे में बैठ गई थी। अलका को रेणुका ने तब बहुत कुछ बताया। असल में सीमा बहुत समय से बीमार थी। रेणुका उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी। डॉक्टर ने कहा था 15 दिन का आराम चाहिए, पर सीमा ने मना कर दिया था। उसे सिर्फ और सिर्फ अलका की चिंता थी। अगर वो आराम करना चाहे तो कहीं मिसेस शेट्टी उसे घर से बाहर ना निकाल दे, फिर अलका की पढ़ाई कैसे हो पाएगी। रेणुका ने सीमा को कहा था अलका को बताने के लिए, पर सीमा ने मना कर दिया था। वो अलका को परेशान नहीं करना चाहती थी। जब सीमा का देहांत हुआ तब रेणुका, मनीष और उनके अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे लोग वहां पर थे। सीमा अकेली ही इस दुनिया से नहीं गई थी, उसे प्रॉपर्ली विदा किया गया था। ये जानकर अलका बहुत इमोशनल हो गई थी। रेणुका ने बताया था मनीष ने दी थी उन्हें आखिरी विदाई। रेणुका, उसकी सहेलियां, सब लोग बाहर खड़े थे। घर आने के बाद भी रेणुका ने अलका का बहुत इंतजार किया था। अलका का ना आना उसके लिए बहुत शॉकिंग था। तब रेणुका अपने कमरे में भागकर गई और एक डिब्बा उठा लाई। ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए दिया था, इतने सालों से मैंने संभाल कर रखा है। अलका अपनी आंखों के आंसू अब नहीं रोक पा रही थी। रेणुका ने पूछा था, अकेले में देखना चाहती हो? अलका ने सर हिला दिया था। तब रेणुका अलका को अंदर वाले कमरे में ले गई थी, जहां दरवाजा बंद कर अलका उस डब्बे को देख रही थी। अलका ने वो बॉक्स खोला तो उसमें चांदी का एक छोटा सा नेकलेस और इयररिंग्स थे। साथ ही में था एक एनवेलप। खोला तो उसमें निकली माँ की चिट्ठी। हिंदी में लिखी हुई थी वो चिट्ठी, जिसे पढ़ने के लिए अलका को अपने आंसू पोंछने पड़े। प्यारी अलका, मैं जानती हूँ इस समय तुम बहुत दुख में होगी। अपनी आई को माफ कर दो तुम्हें छोड़कर जाने के लिए। रेणुका के कहने पर मैं डॉक्टर के पास गई थी, पर उन्होंने जो टेस्ट लिखे उसमें बहुत सारा पैसा लगने वाला है, और डॉक्टर को देखकर मैं समझ गई हूँ उन सबका कोई फायदा नहीं होगा। मैं चाहती हूँ बेटी तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने तुम्हें नहीं बताया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें छोड़कर चली गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिंदगी में अकेली हो गई हो। रेणुका है तुम्हारे लिए। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होती है अच्छे लोग, और रेणुका का दिल सोने जैसा है। जब भी तुम उसे कुछ कहोगी ना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी, तुम्हारा साथ जरूर देगी, मैं जानती हूँ। और हाँ, ये जो नेकलेस और कानों के टॉप्स हैं, ये मैंने अपनी शादी में पहने थे। मेरी माँ तो मुझे सोने का कुछ दे ना सकी, पर मैं चाहती थी कि तुम्हारे लिए इस पर सोने का पतरा चढ़वाऊं। मैंने पैसे इकट्ठे किए हैं। इस सेट के नीचे का कपड़ा हटाओगी ना तो तुम्हें बैंक की पासबुक मिल जाएगी। वो पैसे लेकर इस सेट को सोने का करवा देना। मैं कभी अपने लिए लड़ ना सकी अलका, पर मैं चाहती हूँ बेटी कि तू जब बाहर निकले तू किसी से ना डरे। जो चीज तेरी है उसके लिए दुनिया से तू लड़े। अपनी चीज को हमें यूं ही छोड़ नहीं देना चाहिए। और हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए लड़ना बेकार होता है, उनके लिए हमें नहीं लड़ना चाहिए। पर मैं समझती हूँ तुम बहुत समझदार हो चुकी होगी और अपनी जिंदगी के फैसले समझदारी से लोगी। मुझे इतना अच्छा लिखना नहीं आता, इसलिए ये चिट्ठी रेणुका से लिखवाई है। तुम्हारी आई। अलका ने जब वो सेट का कपड़ा हटाया तो उसके नीचे पासबुक थी जिसमें फिक्स डिपॉजिट हुआ था। आज अलका को 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। अलका ने वो बॉक्स बंद किया, आंखों से आंसू पोंछते हुए बाहर आ गई थी। रेणुका जो उस समय बच्चों को सुला रही थी, मनीष और उसकी वाइफ होटल में काम कर रहे थे। अलका ने जाकर रेणुका को हक कर लिया और कहा, सॉरी, मैं इतने दिनों तक आपसे मिलने नहीं आई, प्लीज मुझे माफ कर देना। रेणुका ने कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मुझे खुशी है मैं तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर सकी।
अपनी जिंदगी के बारे में बताना चाहोगी? क्यों नहीं आई तुम इतने सालों तक? तब अलका ने रेणुका को अपनी जिंदगी के बारे में बताया, सुब्बू के बारे में बताया, अपनी बेटियों के बारे में बताया कि कैसे मिसेस शेट्टी ने उसकी जिंदगी में आग लगा दी, कैसे सुब्बू उस पर गुस्सा हो गया, दोनों की लड़ाई हुई और अलका यहाँ आ गई। रेणुका ने कहा, आदमी ऐसे ही होते हैं, तुमने इतने सालों तक इतना कुछ किया उस परिवार के लिए, थोड़े दिन नहीं जाओगी ना तो देखना कैसा दुम हिलाता हुआ आ जाएगा। अलका को नहीं लगता कि ऐसा होगा। तब रेणुका ने कहा, तो ठीक है, जैसा तुम्हारी माँ ने कहा, अपने हक की लड़ाई लड़ो, आखिर वो घर तुम्हारा है, तुमने 10 साल उस घर में बिताए हैं, अपनी बच्चियों को पाला है, ऐसे सब कुछ छोड़कर भाग थोड़ी जाओगी। जाओ और अपने हक की लड़ाई लड़ो। अलका ने तय कर लिया था वो कल लौट जाएगी। उसने अपने नए फोन से घर पर फोन किया था, वहाँ पर मेड से बात की थी, पूछा था बच्चियाँ ठीक है ना। बच्चियाँ बिल्कुल ठीक थी। अलका ने आकर रेणुका को कह दिया था, मैं कल ही जाऊंगी। रात को वो रेणुका के साथ उसके कमरे में सोई थी। आज उसे बहुत तसल्ली मिल रही थी, जैसे उसे उसका परिवार मिल गया है। सुब्बू की लड़ाई करने के बाद वो कितना अकेला महसूस कर रही थी। रेणुका ने उसे तसल्ली दिलाई थी कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो तुम यहाँ आ सकती हो। अलका की माँ के शब्द भी उसकी कानों में गूंज ही रहे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ो, जो तुम्हारा है उसे ऐसे ही जाने मत दो। अगले ही दिन सुबह अलका तैयार हो गई थी। मनीष ने बहुत जिद की थी कि मैं तुम्हें स्टेशन छोड़कर आऊंगा। अलका ने मना किया था, क्या फायदा टैक्सी के दुगने पैसे देकर। बहुत मुश्किल से मनीष को समझाया था, रेणुका से विदाई ली थी और रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। ट्रेन में बैठकर कृष के बारे में सोच रही थी। कृष ने तो उसे एक्सेप्ट किया था, उसे कृष को फोन करना नहीं चाहिए। पर अगर वो कृष को फोन करती है तो क्या बच्चियों को दोबारा फेस कर पाएगी? मैं तुम्हारे पिता को नहीं, उनके भाई को चाहती हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सोचकर अलका ने फोन को वापस पर्स में रख दिया था। वो बहुत चाहती थी कृष से बात करना, उसने कहा भी था, पर अलका ने डिसाइड किया था नहीं, वो अपने परिवार के साथ खुश रहेगी और सुब्बू को ही समझाएगी। यहाँ पर जब घर पहुंची तो उसकी मेड उसे देखकर खुश हुई थी और अलका ने पूछा, बच्चियों ने मुझे मिस किया? तो वो मुस्कुरा दी थी। इसका मतलब बच्चियों ने उसे मिस नहीं किया था। तब उस मेड ने कहा, पर साहब ने आपको जरूर मिस किया था। ये सुनकर अलका के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो फटाफट से नहाने चली गई थी, तैयार होकर सुब्बू का फेवरेट सूट पहन लिया था, थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया था। जब बाहर आई थी तो सुब्बू खाना खाने के लिए आया हुआ था। अलका ने खुश होकर सुब्बू को ग्रीट किया था। तुम वापस आ गई? हाँ, वापस तो आना ही था। खाना लगवा दो, मेड को कहा। अलका सुब्बू के साथ बैठ गई। सुब्बू ने अलका को नोटिस तो किया था, वो खूबसूरत लग रही थी, पर उसने कुछ कहा नहीं था। एटलीस्ट अभी वो गुस्सा नहीं हो रहा था, वो चुपचाप बैठा था। अलका ने सुब्बू के साथ बैठकर खाना खाया, बात करने की कोशिश तो की। सुब्बू ने कहा, मैं तुमसे अभी भी बहुत नाराज हूँ। अलका को पता चला था कि जब वो यहाँ नहीं थी, सुब्बू ने ड्रिंक भी नहीं किया, बच्चियों के साथ टाइम भी स्पेंड किया, बच्चियों का ध्यान भी रखा और उसे मिस भी जरूर किया होगा, तभी तो वो एटलीस्ट शांत है। अलका तब सुब्बू के साथ बैठ गई और उसे कहा कि एटलीस्ट मेरी बातें सुनो। जो मैंने किया वो बिल्कुल गलत था, पर उस समय मैं सिर्फ 23 साल की थी, बच्चा बुद्धि थी, मुझे समझ नहीं थी। मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगी तो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। सुब्बू, मेरी माँ गरीब थी, मैं एक गरीब घर में पैदा हुई, ये क्या मेरी गलती है? इसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? सुब्बू, मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम्हारी माँ को बहुत प्यार किया, मैं इस घर में आकर बहुत खुश थी। क्या एक गरीब इंसान को खुशी पाने का हक नहीं है? क्या हमेशा हम लोगों को उनके स्टैंडर्ड और उनके परिवार और उनके बैकग्राउंड से ही तोलते रहेंगे? उनकी पर्सनालिटी, उनकी अच्छाई, उनका अच्छा बिहेवियर, इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सुब्बू, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी इंसान थी, अगर मैं उन्हें बताती तो वो मुझे जरूर एक्सेप्ट करती, पर मुझ में हिम्मत नहीं थी। सुब्बू, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं ये सब कुछ नहीं खोना चाहती थी। पर क्या तुम्हें मुझे हक नहीं देना चाहिए था? तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तय तो कर पाता कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ, मैंने गलती की है, मेरी गलती है। पर सुब्बू, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे और बच्चों के बिना नहीं रह सकती, ये घर मेरा है, मुझे इस घर से मत निकालो। सुब्बू,
मैंने जो तुम्हें प्यार दिया उसकी खातिर प्लीज मुझे अपना लो। सुबह ने इन दिनों में अलका को बहुत मिस किया था। अलका के बिना ये घर कितना अधूरा था वो समझ गया था। आई के जाने के बाद ही उसकी जिंदगी में बहुत सूनापन आ गया था। अलका चली जाएगी तो कैसे बच्चियों को पालेगा, कैसे आगे की जिंदगी बिताएगा, ये सब कुछ उसने अलका के जाने के बाद सोचा था, अपने आप से सवाल किए थे। कृष्ण ने भी तो अलका को एक्सेप्ट कर लिया। उसे भी तो लगता है कि सुबह को अलका को माफ कर देना चाहिए। शायद आई होती तो वो भी यही कहती। सुबह के चेहरे पर वो मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अलका को माफ कर दिया था और फाइनली अलका को मिल गया था अपना घर, अ प्लेस कॉल्ड होम। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। हर कहानी की तरह इस कहानी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी एक और बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ। तब तक स्माइल कीजिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए एंड कीप वेटिंग फॉर मी। बाय बाय।